चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। जनरली सरफेस केमिस्ट्री अपन बेसिक और एडवांस लेवल दो टाइप से अपन पढ़ने वाले हैं। बेसिक लेवल में अपन पढ़ेंगे 12th और बीएससी को जो कंटेंट करने वाली सरफेस केमिस्ट्री वही। देन एडवांस लेवल पर अपन पढ़ेंगे एमएससी और जो नेट गेट के पर्सपेक्टिव अपने लिए होगी वो। तो इस टाइप से अपन सरफेस केमिस्ट्री को बेसिक और एडवांस लेवल पर अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ सरफेस केमिस्ट्री के जनरली 3 टाइप्स होते हैं, या फिर बात करूँ सरफेस केमिस्ट्री में अपन 3 टाइप्स के मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला है अपना अधिशोषण, ठीक है, एडजॉर्प्शन। दूसरा आता है उत्प्रेरण, कैटालाइसिस। और थर्ड है कोलॉइड। इन 3 के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं पूरी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिशोषण या एडजॉर्प्शन से। एडजॉर्प्शन पढ़ने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री में शोषण वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। शोषण वर्ड या कहूँ जॉर्प्शन, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव शोषण क्या है। केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में शोषण 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक होता है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। अधिशोषण जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन भी अपन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अवशोषण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अधिशोषण क्या होता है। जनरली मैं कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी डेफिनेशन जो अपन सीख सकते हैं, जो अपन हमेशा माइंड में रख सकते हैं। एक्चुअल मतलब क्या है अधिशोषण का, तो एक्चुअल मतलब यही है कि जो सांद्रता होती है किसकी, स्थूल भाग की। देखेंगे स्थूल भाग क्या होता है। स्थूल भाग की जो सांद्रता होती है वो कम होती है पृष्ठ की सांद्रता से, ठीक है। जब पृष्ठ की सांद्रता कहूँ ज़्यादा हो किससे, स्थूल भाग की सांद्रता से, तब अपना जो फिनोमेनन होता है, जो घटना होती है, उसको अपन अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अवशोषण क्या होगा, जब सांद्रता स्थूल भाग की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, पृष्ठ से। पृष्ठ भाग की सांद्रता से क्या हो, जब ज़्यादा हो तब अपन उसको अपन बोलते हैं अवशोषण। अब यहाँ 2 वर्ड्स आ चुके हैं, 2 कहूँ या 3 कहूँ, एक तो सांद्रता, दूसरा स्थूल और तीसरा पृष्ठ। क्या पृष्ठ होता है, क्या स्थूल भाग की बात कर रहे हैं और क्या सांद्रता होती है, इनकी अपन बात कर रहे हैं। तो जनरली मैं यहाँ पर आपको 2 कंटेनर शो कर रहा हूँ। 2 कोई कंटेनर हैं, इन कंटेनर में कोई लिक्विड या कोई सॉलिड भरा हुआ है। मैंने मान लिया कोई लिक्विड भरा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। इनमें कोई लिक्विड, कोई भी आप सॉलिड भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बात करते हैं ये लिक्विड जिस पोजीशन, जिस पार्ट तक, ऊपर तक इस कंटेनर में जहाँ तक भरा हुआ है वो इसकी ऊपर की क्या होगी, सरफेस। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस या पृष्ठ बोलते हैं, सतह कहते हैं, जहाँ तक ये लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसको अपन ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से इस कंटेनर में भी क्या होगा, ये लिक्विड जहाँ तक भरा होगा, जिस ऊपरी पोजीशन तक, ठीक है, जिस ऊपरी सीमा तक ये भरा होगा, वही क्या होगी, इस लिक्विड की सरफेस होगी, ऊपरी सरफेस होती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी सरफेस की या पृष्ठ की, ठीक है। अब ये लिक्विड है, लिक्विड में क्या है, या कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कण प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं पार्टिकल्स, उन्हीं कणों को अपन क्या कहते हैं, उन कणों की संख्या ही क्या है, एक्चुअल में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है स्थूल भाग क्या है। तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में जो सरफेस है, इस सरफेस में जो सरफेस के अलावा जितना भी नीचे का पार्ट बचता है, जितना भी नीचे का पार्ट बचा हुआ है, जो पूरा पार्ट है, ये सारा पार्ट इस सरफेस में नीचे की ओर जितना भी पार्ट बचा हुआ है, सारा पार्ट, ठीक है, इस कंटेनर के बॉटम तक, इस कंटेनर के बॉटम तक और इस सरफेस के बीच में जितना भी पार्ट है, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसका जितना भी भाग है, वही भाग अपना क्या कहलाता है, स्थूल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, स्थूल कहलाता है, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में अपन बल्क भी वर्ड अपन बोलते हैं। बल्क मतलब, स्थूल मतलब जहाँ कणों की संख्या या सांद्रता का मान ज़्यादा मात्रा हो, ठीक है, उसी को अपन उस ज़्यादा भाग को अपन क्या बोलते हैं, स्थूल भाग बोलते हैं। या फिर सीधा वर्ड ये याद रखो, सरफेस, जो भी लिक्विड है कंटेनर में, जो भी सरफेस होती है, जहाँ तक लिक्विड या सॉलिड भरा हुआ होता है, वहाँ से लेकर उस कंटेनर का जो बॉटम होता है, उसके बीच के भाग को अपन क्या बोलते हैं, स्थूल या बल्क अपन कहते हैं। अब इन दोनों डेफिनेशन को कैसे अपन डिफाइन करते हैं। एडजॉर्प्शन कब होगा, जब स्थूल भाग की सांद्रता, या कहूँ स्थूल भाग में कणों की संख्या क्या हो, कम हो या लेस देन हो किससे, पृष्ठ भाग में कणों की संख्या से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, सपोज कि ये कोई सरफेस है, लिक्विड की ऊपरी सरफेस है, ठीक है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। अब कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं ऊपर से, क्या इधर से कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स आ गए, सपोज मान लीजिए 6 पार्टिकल्स यहाँ पर आ चुके हैं। ये 6 पार्टिकल इस सरफेस पर आ गए, इनमें से कोई एक ही पार्टिकल क्या करे, इस सरफेस को पार करके इसके अंदर जा सके, ठीक है, इस सरफेस को पार करके सिर्फ अंदर जा सके। तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि इस कंटेनर को देख के कि सरफेस पर कणों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, पृष्ठ पर कणों की संख्या ज़्यादा है किसकी तुलना में,
इस बल्क वाले भाग की तुलना में, इस स्थूल भाग की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ कणों की संख्या सिर्फ एक है, यहाँ कणों की संख्या कितनी आ रही है, 6 कण आ रहे हैं, तो यहाँ 5 बच जाएंगे, एक अंदर आ जाएगा। तो यहाँ सांद्रता, यहाँ कणों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, यहाँ अंदर की ओर कणों की संख्या क्या है, कम है। इसी को अपन बोलते हैं अधिशोषण, ठीक है। जब क्या हो कि बल्क वाले फेज की या बल्क वाले भाग की, स्थूल वाले भाग में जो सांद्रता होती है या कणों की संख्या हो वो क्या हो, कम हो इस सरफेस पर उपस्थित कणों की संख्या से, ठीक है। तो यही जो घटना है ये क्या कहलाती है, आपकी अधिशोषण कहलाती है। इस टाइप का फेनोमेनन आपको देखने को मिले या कहे ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही डायग्राम आपके अधिशोषण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को अपन अधिशोषण से समझते हैं। जब क्या हो, सरफेस पर पार्टिकल्स की संख्या कम हो, ज़्यादा हो, और जो स्थूल भाग होता है या जो बल्क वाला फेज होता है वहाँ कणों की संख्या क्या हो, कम हो, उसी को अपन बोलते हैं अधिशोषण, ठीक है। कणों की संख्या क्या आपकी सांद्रता है। अवशोषण कब होगा, जब स्थूल भाग की सांद्रता क्या हो, ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, पृष्ठ पर कणों की संख्या या पृष्ठ पर सांद्रता की तुलना में। जैसे अपन बात करें वैसे ही कोई 6 पार्टिकल यहाँ भी आकर गिर रहे हैं, इस लिक्विड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, या इस लिक्विड की सरफेस पर आ रहे हैं, तो क्या हो, मान लीजिए यहाँ सिर्फ कोई 2 पार्टिकल बचे और 4 पार्टिकल आ गए कोई अंदर, तो अब आप क्या कहोगे कि इस बल्क वाले पार्ट में कणों की संख्या ज़्यादा है इस सरफेस के कंपेयर में। तब आप कहोगे ये जो फेनोमेनन है, ये जो कंटेनर है, ये एक्चुअल में किस घटना को दर्शा रहा है, अवशोषण की घटना को, एब्जॉर्प्शन की घटना को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस बल्क वाले भाग में, इस स्थूल भाग में कणों की संख्या या इस सांद्रता है जो कणों की वो क्या है, ज़्यादा है, किसकी तुलना में, सरफेस के कंपेयर में। तो उसी घटना को अपन बोलते हैं अवशोषण। तो ये सिंपल इनकी वर्डिंग है, बाकी जो भी आपकी बुक्स वगैरह में डेफिनेशन है वो आप देख लेना। अब बात करते हैं अवशोषण। जैसे मैं बात करूँ कोई भी अधिशोषण की अपन बात करें, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री अपन अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलोइड पढ़ने वाले हैं। अवशोषण की तो क्या बात करनी है, अवशोषण तो दिख रहा है आपको कि जब पार्टिकल्स अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जाएं, सरफेस पर कम पार्टिकल बचें और अंदर ज़्यादा चले जाएं, तो वो अवशोषण है। लेकिन अधिशोषण की घटना अपने को जनरली डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो भी अपन देखेंगे कहाँ कहाँ इसकी या क्या क्या एप्लीकेशन है अधिशोषण या एडजॉर्प्शन की। अब देन अपन पढ़ते हैं अधिशोषण के बारे में, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कोई भी सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, विलय से और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है। अपन विलायक के अंदर क्या डालते हैं, विलय डालते हैं, तो अपना सॉल्यूशन बन जाता है। ये सिंपल एक डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन सॉल्यूशन की। इसी टाइप से जो अपना अधिशोषण होता है, ये अधिशोषण भी किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये अधिशोषण भी मैं बात करूँगा, एक होता है अधिशोष्य जिसको अपन बोलते हैं, और एक होता है अधिशोषक। ये 2 वर्ड्स आते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। अधिशोष्य मतलब एडजोर्बेट, ठीक है, और अधिशोषक मतलब एडजोर्बेंट, ठीक है। इनके इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैंने बोला अधिशोषण 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, एक अधिशोष्य से, एक अधिशोषक से। तो यहाँ जो अधिशोष्य है वो किसका काम कर रहा है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में विलय का काम कर रहा है, और जो अधिशोषक है ये किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है एक तरीके से। तो इसको आप समझ सकते हो, क्यों, इसके एक वर्डिंग से भी आप समझ सकते हो। जैसे अपन पढ़ते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से मिलकर बना होता है, और किससे, सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए एडजोर्बेट है, लास्ट का वर्ड क्या है, टी, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का लास्ट वर्ड भी क्या है, टी। अधिशोषक में इंग्लिश का वर्ड क्या है, एंट आ रहा है आपके, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का लास्ट वर्ड एंट आ रहा है। इसका मतलब जो आपको अधिशोषक है वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट है, और जो अधिशोष्य है वो किसका काम कर रहा है, एज ए सॉल्यूट का काम कर रहा है। अब अधिशोष्य क्या होता है और अधिशोषक क्या होता है, तो अपन देखते हैं, ठीक है। अधिशोष्य क्या होंगे, वह कण या वह पदार्थ, किसी पदार्थ के वो कण होते हैं जो क्या होते हैं, किसी पृष्ठ पर जाकर जमा होते हैं, उन कणों को ही अपन क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कोई भी पदार्थ या उन पदार्थ से मिलकर हुए जो भी कण हैं जो पृष्ठ पर क्या हों, अधिशोषित हो रहे हों, जो पृष्ठ पर आकर गिर रहे हों या कहूँ अधिशोषित हो रहे हों, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अधिशोषित हों, ठीक है। हिंदी राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है। एडजोर्बेट किसको अपन बोलेंगे, जब क्या हो, पदार्थ या जो कण है वो पृष्ठ पर आकर, किसी भी पृष्ठ पर आकर जब वो अधिशोषित हो रहे हों या आकर गिर रहे हों, उन्हीं कणों को अपन क्या बोलते हैं, उन्हीं पदार्थ के कणों को, उन्हीं पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, अधिशोष्य अपन बोलते हैं, या कहूँ एज ए सोल्यूट बोलते हैं, या एक विलय की तरह होते हैं। अब बात आती है अधिशोषक क्या होगा, एडजोर्बेंट क्या होगा, ठीक है। एडजोर्बेंट वो सरफेस होती है, वो पृष्ठ आई एम सॉरी, वो पृष्ठ होती है, वो सरफेस होती है जिस पर क्या होते हैं, अधिशोष्य आकर जमा होते हैं, या अधिशोष्य कहूँ या जो पार्टिकल्स हैं वो आकर जमा हो रहे हैं। क्यों,
क्योंकि देखो पदार्थ या कण जिस पृष्ठ पर आकर अधिशोषित होंगे वही पृष्ठ अपनी क्या कहलाएगी, अधिशोषक। तो पृष्ठ की बात कर रहे हैं अपन, वह पृष्ठ अपन बोल सकते हैं, वह पृष्ठ या वह सरफेस, वह पृष्ठ जिस पर क्या हो, पदार्थ या कण अधिशोषित हो, पदार्थ या कण क्या हो, अधिशोषित होते हैं, एडजॉर्ब्ड होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उसी सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, अधिशोषक अपन बोलते हैं। यानी ये जो अपनी सरफेस है ये तो क्या कहलाएगी, अधिशोषक, एडजॉर्बेंट कहलाएगी। और जो पार्टिकल्स आकर यहाँ एडजॉर्ब्ड हो रहे हैं वो पार्टिकल्स कहलाएंगे आपके अधिशोष्य। सिंपल सी इनकी डेफिनेशन होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि अधिशोषण जनरली कितने टाइप्स का होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो अधिशोषण जो होता है जनरली दो टाइप्स का अपना होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। भौतिक अधिशोषण कहूँ या कहूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन, और एक होता है रासायनिक अधिशोषण या केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जनरली उनको क्लासिफाइड कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्लासिफाइड कर रहा हूँ मैं उनको। फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और एक क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब इन दोनों को क्लासिफाइड कैसे करेंगे, इनमें विभेद कैसे करेंगे अपन। पहला इसमें पार्ट आ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पहला पॉइंट है जिसके बेसिस पर अपन इनको क्लासिफाइड करने वाले हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो भी पार्टिकल्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स कहूँ या विलय कहूँ या अधिशोष्य कहूँ या इंग्लिश में अपन बोले तो एडजॉर्बेट। तो जो एडजॉर्बेट आ रहा है या जो पार्टिकल्स आ रहे हैं सरफेस पर अधिशोषित हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स में कैसा अट्रैक्शन फोर्स है, एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, किन फोर्सेस से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन कब देखने को मिलेगी, जब उन पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। कैसा हो, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तब जाके क्या होगा, अपना फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन कब होगा, जैसा इसका नाम है केमिकल, तो वैसा ही फोर्स यहाँ पर होगा। केमिकल फोर्सेस यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। केमिकल फोर्सेस के बेसिस पर ही क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स यहाँ एडजॉर्ब्ड हो रहे हैं वो क्या होते हैं, दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो पहला तो इनको क्लासिफाइड ये कर दिया कि यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, और अपने को पता है वॉन डेर वाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ केमिकल एब्जॉर्प्शन कब, जब वहाँ पर केमिकल फोर्सेस हों या कहूँ एक तरह से उनमें केमिकल बॉन्ड्स बने। मेन बात यही है, केमिकल बॉन्ड्स हों उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, या कहूँ केमिकल फोर्सेस जब होते हैं तब अपना क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कैसे क्लासिफाइड करें, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बेसिस पर अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं, जिसको अपन डेल्टा एच ADS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ADS मतलब एड्जॉर्प्शन, H मतलब एंथैल्पी या हीट भी बोल सकते हो, डेल्टा मतलब चेंजमेंट, परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्या है कि जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन में चेंजमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन। तो जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर वेरी लो होती है। क्या होती है, वेरी लो होती है, बहुत ही कम होती है, नेगेटिव में वैल्यूज आती हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, वेरी हाई देखने को मिलती है, क्या, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। थर्ड अपन किस पॉइंट के बेस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर। एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसको अपन EA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जनरली ये भी डेफिनेशन दी जाती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रिएक्शन फास्टर होगी, उतनी ही रिएक्शन स्टेबल या प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा आपके पास, ठीक है, उतनी ही जल्दी वो रिएक्शन होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में वेरी लो होती है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अपन फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी देख लिया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जहाँ भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी लो मिले इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जहाँ भी एक्टिवेशन एनर्जी हाई मिले इसका मतलब वहाँ केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। देन अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन दोनों ही एड्जॉर्प्शंस में। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा, तो जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन
वो क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब जो एड्जॉर्प्शन का भाग है, या एक तरीके से आप यही समझो हिंदी में कि जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिक्रीज़ होने लगता है, यानी जो पार्टिकल्स आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो कम होने लगते हैं टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। किस कंडीशन में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कंडीशन में। लेकिन यहाँ केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में इनिशियली क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में तो क्या होता है, प्रारंभ में तो क्या होता है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। आई बात समझ में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। देन क्या होगा, देन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और देन कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है, यानी उसके बाद और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन नहीं होता है, चाहे कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाओ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो टेम्परेचर के साथ यहाँ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। और क्या क्या अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस किस पॉइंट के बेसिस पर। फिफ्थ आ रहा है, यहाँ क्या होता है, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ये लो स्पेसिफिक होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, लो स्पेसिफिक होता है, कम विशिष्ट होता है, इतने ज़्यादा इसकी विशिष्टताएँ नहीं होती हैं, इतना ज़्यादा अपने डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। जबकि ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक होता है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट ये होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट के बेस पे क्लासिफाइड करें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, मल्टी लेयर्स देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी, मल्टी लेयर्स, यानी जो एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो लेयर्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं, एक के ऊपर लेयर्स को बनाने लगते हैं। जैसे पहली लेयर ये बन गई, दूसरी लेयर ये बन जाएगी, तीसरी लेयर ये बन जाएगी, तो यहाँ बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल की, ठीक है। या कहूँ जो भी अधिशोष्य हैं, जो विलय के कण हैं, वो यहाँ पर लेयर का फॉर्मेशन करने लगते हैं सरफेस के ऊपर। तो जब लेयर्स बनने लगे, एक से ज़्यादा लेयर्स बनने लगे, मल्टी लेयर्स बनने लगे, इसका मतलब क्या, वहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, मोनो लेयर का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या होगी, एक ही लेयर बनेगी, सिर्फ एक लेयर, किसमें, केमिकल एब्जॉर्प्शन में। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन जो अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट अपन एब्जॉर्प्शन और जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका अपन रिलेशन देखते हैं कि आखिर एब्जॉर्प्शन की घटना आई कहाँ से, क्यों अपन पढ़ते हैं। या फिर एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन और थर्मोडायनेमिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो अपन देखते हैं। जहाँ थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है तो वहाँ सीधी सी बात है, एक थर्मोडायनेमिक्स में अपन इक्वेशन पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, एक बेसिक इक्वेशन पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन की घटना जब होती है, एड्जॉर्प्शन जब होने लगता है तो क्या होता है, सरफेस पर पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, इस सरफेस पर एड्जॉर्ब्ड होने लगते हैं। एक पार्टिकल है, दूसरा है, तीसरा है, जितने जैसे जैसे पार्टिकल आते जाएंगे वो इस सरफेस पर क्या होंगे, एड्जॉर्ब होते जाएंगे। तो इस दौरान क्या होता है, जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस पर इन पार्टिकल्स का, कुछ एनर्जी रिलीज होती जाती है, कुछ हीट जो है वो रिलीज होती जाती है, लगातार हीट रिलीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स तो आकर क्या होते जाएंगे, एड्जॉर्ब होते जाएंगे। तो वैसे वैसे जो हीट है वो रिलीज होती जाएगी, उष्मा बाहर निकलती जाएगी, और जैसे जैसे उष्मा बाहर निकलती है वैसे क्या होती है, अपन बोल सकते हैं जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है, लगातार कम होती जाती है, ठीक है। और डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो ऐसी प्रोसेस क्या होती है अपने पास, ऊष्माक्षेपी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक भी जिसको अपन बोलते हैं, या एक्सोऑर्गेनिक भी अपन बोलते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना। डेल्टा एच नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल इस सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, कुछ एनर्जी हीट कंटिन्यू क्या होती जाती है, रिलीज होती जाती है हर पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। तो वो जैसे जैसे पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे डेल्टा एच और नेगेटिव में जाता जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिएगा, एंट्रोपी की अपन बात करते हैं, डेल्टा एच किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी में चेंज को, जबकि डेल्टा एच अपना क्या है, एंथैल्पी में चेंज, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा एच की। डेल्टा एच में क्या परिवर्तन होता है एड्जॉर्प्शन के थ्रू। जैसे जैसे यहाँ पर एड्जॉर्प्शन होगा, आप देखिएगा ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई बल्क वाला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है, आया एक पार्टिकल इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया, ऐसे दूसरा पार्टिकल, देखिए ये पहला पार्टिकल है जो एब्जॉर्ब हो चुका है इस सरफेस पर, लेकिन ये पार्टिकल अभी फ्रीली है, ये यहाँ तक मूवमेंट कर सकता है आसानी से, ठीक है। देन अपन बात करते हैं एक पार्टिकल और आया, ठीक है। अब इस पार्टिकल को फ्री मूवमेंट के लिए कम स्पेस मिल रहा है पहले की तुलना में, क्योंकि एक पार्टिकल और आ चुका है,
ऐसे एक पार्टिकल और आ जाएगा। अब ये इन दोनों पार्टिकल्स को फ्री मूवमेंट करने के लिए कम स्पेस मिल रहा है, ऐसे फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स्थ पार्टिकल, इस टाइप से पार्टिकल्स यहाँ जब जैसे जैसे जमा होते जाएंगे, या कहूँ यहाँ मान लो कि कोई लेयर्स बनती जाएंगी, ठीक है, वैसे वैसे इन पार्टिकल्स को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए कम स्पेस मिलता जाएगा, या कहूँ इनकी जो रैंडमनेस है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, या कहूँ जो रैंडमनेस है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और रैंडमनेस डिक्रीज का मतलब ही क्या है, आपकी जो एंट्रोपी में परिवर्तन है, जो डेल्टा एस है वो क्या होता जाता है, वो नेगेटिव होता जाता है। आई बात समझो, डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव होता जाता है, क्योंकि एंट्रोपी कब ज़्यादा होगी, जब रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, या कहूँ पार्टिकल जितने ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा उनकी रैंडमनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी। तभी गैसीय स्टेट में मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसीय मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं आसानी से, बजाय किसके, सॉलिड्स के, लिक्विड के। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से बने होते हैं, तो वहाँ उनकी रैंडमनेस बहुत कम होती है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनकी एंट्रोपी बहुत कम होती है, बजाय किसके, कंपेयर में किसके, गैसेस के। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी, जो डेल्टा एस है वो भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। डेल्टा एस नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव में वैल्यू मान लो, -5 मान लो किलो जूल पर मोल, ठीक है, जो भी आप मानो, ठीक है। एंट्रोपी की वैल्यू आपने नेगेटिव मान ली, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू, आगे भी एक नेगेटिव का साइन है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, नेगेटिव का साइन, तो ये नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन हो गया पॉजिटिव। यानी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जो -T डेल्टा एस है, ये जो वैल्यू आएगी क्या हो चुकी होगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, कोई भी नेगेटिव की वैल्यू है वो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है, इतना अपन ने देख लिया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा एच आ रहा है नेगेटिव, इस नेगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू जब ऐड होगी तो यहाँ या तो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ ओवरऑल जब इस नेगेटिव वैल्यू और इस पॉजिटिव वैल्यूज़ को जब अपन ऐड करते हैं तो ओवरऑल यहाँ नेगेटिव वैल्यू ही अपने को फाइंड आउट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो डेल्टा एच का जो ऋणात्मक मान है, नेगेटिव वैल्यू, वो ज़्यादा नेगेटिव है देन इस पॉजिटिव वैल्यू से। जैसे अपन बात करें -5 में अपन 4 ऐड करें तो माइनस का 1 आएगा, -5 में +3 ऐड करोगे तो भी माइनस की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है इस प्लस की वैल्यू से। ये माइनस जो मान है, वैल्यू है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है देन कंपेयर इस पॉजिटिव वैल्यू के, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ से जो नेगेटिव वैल्यू अपने को ऑब्टेंड होती है, क्योंकि डेल्टा एस ज़्यादा ऋणात्मक होता है देन इस -T डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू से। तभी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ओवरऑल तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। और नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी कैसा आपका नेगेटिव बन चुका है। और जब डेल्टा जी नेगेटिव बन चुका है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है थर्मोडायनेमिक्स में, इसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस हो रही है, जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रम है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो एडजॉर्प्शन जो फिनोमेनन होती है, एडजॉर्प्शन जो घटना होती है, अधिशोषण जो घटना है, वो एक स्वतः प्रक्रम है, ठीक है, अपने आप होने वाली घटना होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा जी आता है नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है और जो -T डेल्टा एच वो पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है देन इस पॉजिटिव वैल्यू से, तभी डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। और डेल्टा जी नेगेटिव आ गया मतलब एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो क्या हो रही है, स्वतः होने वाली प्रोसेस है। आई बात समझ में। तो ये था एडजॉर्प्शन और थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन। अब अपन एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन में, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी, और उसमें काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी। वो अपन देखते हैं कि अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या क्या आती हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी। यानी अधिशोषण होगा किस पर, समान ताप पर, ठीक है। समान ताप का मतलब क्या है, समतापी, थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन पढ़ते हैं अपन, समतापी, समदाबी, समायतनिक। तो समतापी का वहाँ क्या मतलब निकल के आता है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। या फिर मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर में जो चेंज है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर में जो चेंज है डेल्टा टी, वो क्या आएगा आपका, 0 आता है, ठीक है। यानी जो अपन कंडीशन लगाएंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखने वाले हैं, ठीक है, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या अधिशोषण हो रहा है पार्टिकल्स का, किस टाइप से हो रहा है, वो अपन यहाँ पे मेजर करते हैं। और ये जो मेजर किया वो किया था फ्रेंडलिच नामक एक साइंटिस्ट ने। फ्रेंडलिच नामक एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को दिया।
अब ये आइसोथर्म एक्चुअल में है क्या? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। वो दो क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? उन्होंने x/m वर्सेज प्रेशर का एक ग्राफ दिया, x/m वर्सेज प्रेशर का एक ग्राफ दिया, उस ग्राफ को ही अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब यहाँ पहले जानना होगा कि x और m क्या है। p तो प्रेशर है अपना, ठीक है, और ये कंडीशन किस पर होगी? ये कंडीशन होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर x/m और p का बीच में जो भी कर्व अपने को मिलता है, ग्राफ मिलता है, वक्र मिलता है, वही क्या अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। अब x/m क्या है? x होता है यहाँ मोल, या कहूँ सॉरी, x जो है वो है मास ऑफ एडजॉर्बेट। जो भी एडजॉर्बेट है, ठीक है, एडजॉर्बेट कहूँ या कहूँ जो भी पार्टिकल्स यहाँ आकर एडजॉर्ब हो रहे हैं इस सरफेस पर, उनका जो मास होगा, या कहूँ जो विलय है उसका जो मास होगा, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। और जो m है, स्मॉल m है, ये होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ये क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और जो x है वो मास ऑफ एडजॉर्बेट है। दो चीज़ें अपने देख ली, ठीक है। इन दोनों मासेस का रेशियो ही क्या कहलाता है? आपका x/m। और इसी x/m को बोलते हैं, इसी x/m को एक वर्ड और भी यूज़ करते हैं, a से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। a कहूँ या कहूँ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक ही बात है, तीनों बातें एक ही हैं। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहूँ या a कहूँ या x/m कहूँ, तीनों बातें एक ही हैं। अब बात आती है इन्होंने क्या कर्व दिया, कैसा कर्व इन्होंने बनाया। इन्होंने एक इस टाइप का कोई कर्व दिया, x/m को लिया y एक्सिस पर, ठीक है, जो भी मास ऑफ एडजॉर्बेट डिवाइड बाय मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, उसका जो भी वैल्यू आती है उसको y एक्सिस पे लिया। x/m या कहूँ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को तो लिया y एक्सिस पर, और प्रेशर को लिया x एक्सिस पर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक इस टाइप का कर्व उन्होंने प्राप्त किया। तो ये थी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसके अलावा उन्होंने कुछ और इक्वेशंस भी दी कि x/m और p में एक्चुअल में रिलेशन क्या निकल के आता है इस ग्राफ्स के थ्रू। तो वो रिलेशन क्या है वो अपन देखते हैं, और उस रिलेशन के बेसिस पर अपन कुछ और चीज़ें भी जानते हैं। उन्होंने ये इक्वेशन दी, x/m समानुपाती होता है p की पावर 1/n। x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहूँ, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? a भी अपन बोल सकते हैं। आए बात समझ में? तो ये जो a है ये किसके समानुपाती है? प्रोपोर्शनल है p की पावर 1/n। p क्या है? प्रेशर है, और n क्या है? n कोई अपना नंबर है, जहाँ n क्या होगा? 1 से ज़्यादा होता है। तो इस टाइप की उन्होंने एक इक्वेशन दी फ्रेंडलिस ने, या कहूँ इस टाइप का कोई रिलेशन दिया कि जहाँ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो समानुपाती होता है p की पावर 1/n, जहाँ n क्या होगा? 1 से ज़्यादा। इसी इक्वेशन की एक फॉर्म और भी होती है जो जनरली टीचर्स को नहीं पता होता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। इस टाइप की भी एक फॉर्म होती है, x/m होगी वो p की पावर n के भी समानुपाती होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ तो समानुपाती p की पावर 1/n के भी समानुपाती आ रहा है, तो यहाँ p की पावर n के भी समानुपाती आ रहा है। लेकिन यहाँ चेंज क्या होगा? यहाँ n क्या है? 1 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ n क्या होगा? 1 से कम होगा, तब जाके इक्वेशन वैलिड आप मान सकते हो। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की ये इक्वेशन भी सही है फ्रेंडलिस्ट द्वारा दी हुई, और फ्रेंडलिस्ट द्वारा दी हुई ये इक्वेशन भी सही है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना n की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होती है। आई बात समझ में? जनरली जो आपके बुक्स में होती है वो यही इक्वेशन दी हुई मिलती है, लेकिन वो इक्वेशन भी सही है कब? जब n की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम। यानी ओवरऑल आप कह सकते हो कि प्रेशर की पावर में जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखोगे आप, जैसे 2 रख दिया, तो पावर कितनी होगी? 0.5। ओवरऑल p की पावर 0.5 आई है, इसका मतलब p की पावर क्या है? 1 से कम है। यहाँ जब आप n की वैल्यू 1 से कम रखोगे, जैसे 0.3 रख दी, तो भी आप यही कहोगे कि p की पावर क्या है? 1 से कम है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो, इन दोनों ही इक्वेशंस के बेसिस पर अपन बोल सकते हैं जो x/m आएगा उसकी में जो प्रेशर की जो पावर होती है p, वो क्या होती है? 1 से कम ही आती है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इतना अपने डेप्थ में नहीं जाना है, आप ये चीज़ देखो, आपको इसी के बेसिस पर आपका क्या डेरिवेशन है। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। समानुपाती कर दिया, जैसे समानुपाती चिन्ह को हटाया तो यहाँ से क्या आया? x/m इक्वल टू समानुपाती कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ प्रेशर की पावर 1/n, ये अपन ने देख लिया, इतना चीज़ें अपन ने देख ली। समानुपाती चिन्ह हटाया, कोई कांस्टेंट आ गया के एज इट इज़। अब क्या किया? दोनों साइड से ले लिया ln, लॉगरिथम ले लिया। तो जैसे ln लिया तो इधर ln x/m आ चुका है, इधर आ चुका है ln kp की पावर 1/n। देख लिया अपन ने,
दोनों साइड से अपन ने ln ले लिया, लॉगरिथम ले लिया। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ln के इंटू में कोई भी दो क्वांटिटी जब गुणा में हो, मल्टीप्लाई में हो, m इंटू n, तो उसको अपन कैसे ओपन कर लेते हैं, ln m प्लस ln n। तो ऐसे यहाँ दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, एक k है और उसके इंटू में क्या है, p की पावर 1/n। तो इसको अपन क्या ओपन कर सकते हैं, ln k प्लस ln p की पावर 1/n, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, ln x/m। ये चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन और क्या क्या एक लॉग की प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं, ln m की पावर n, कोई भी क्वांटिटी और उसकी पावर में n हो, उसका अगर आप ln ले रहे हो लॉगरिथम, तो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, ये पावर कहाँ जाती है, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो कुछ इस टाइप का अपने को लॉग की प्रॉपर्टी मिलती है। तो यहाँ भी क्या है, अपन इस 1/n की पावर को अपन कहाँ ले लेंगे, इसके मल्टीप्लाई में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln x/m ln k 1/n ln p। आई बात समझ में, यहाँ तक तो अपन ने देख लिया। अब कुछ एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो देख लें। ln कहूँ या कहूँ log e बेस, एक ही बात है, ठीक है। ln कहूँ या log e बेस कहूँ, एक ही बात है। तो इस इक्वेशन को अपन क्या, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा। अब इस log e बेस को, ठीक है, log e बेस को अगर मुझे चेंज करना हो log 10 बेस में, तो मैं क्या करता हूँ, ये log e बेस जो होता है वो होता है 2.303 log 10 बेस। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ln कहूँ या log e बेस कहूँ, ये तो एक ही बात होती है। अब इस log e बेस को कहूँ या इस ln को कहूँ, मुझे log 10 में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और लिख दूंगा आगे इंटू में log 10 बेस। तो इस ln को या इस log e बेस को मैं डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, log 10 बेस में। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2.303 log 10 बेस x/m। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ln k क्या बन जाएगा, 2.303 log 10 बेस k। इसी टाइप से 1/n पहले है ही, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इस ln p को आप चेंज करोगे तो 2.303 log p 10 बेस, ठीक है। अब 2.303 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और इस साइड में भी है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2.303 कैंसिल होने के बाद इक्वेशन बनती है log 10 बेस x/m। इस पार्ट को मैं थोड़ा पहले लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/n log 10 बेस p प्लस log 10 बेस k। ये एक फाइनल इक्वेशन अपने को मिलती है। अब इस फाइनल इक्वेशन में ग्राफ प्लॉट किया गया, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, log x/m को या कहूँ log 10 x/m y एक्सेस पर है, और x एक्सेस पे लिया गया आपका log 10 बेस p, log 10 बेस p। इन दोनों के बीच में कर्व बनाया, और आपको पता है ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इस पार्ट को तो अपन ने मान लिया y इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका m हो जाएगा। ये वाला पार्ट अपन x एक्सेस पे लिया है, x हो चुका है, आगे प्लस में क्या आ चुका है, c। ये पूरा कोई कॉन्स्टेंट पार्ट है c, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो चुकी है एक लीनियर इक्वेशन, और ये ग्राफ्स मैंने आपको करवाए हुए हैं सारे मेरी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस में, ग्राफ के अंदर देख लेना। तो ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, और इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। जहाँ आपको दिख रहा है ये जो अंतःखंड है या इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 10 बेस के, और जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या आ जाएगा, 1/n। ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनती है। लेकिन यहाँ जनरली यही ग्राफ सही है अपन कह नहीं सकते, यहाँ कुछ और भी अपन वेरिएशंस कर सकते हैं जो आपके बुक्स वगैरह में नहीं है और ना ही आपको जनरली टीचर्स बता पाते हैं। वो वेरिएशन क्या है वो अपन देखेंगे अभी, वो देखिएगा क्या क्या वेरिएशन है। अब मैं यहाँ पे 3 केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन के बेसिस पर 3 केस अपन डिस्कस करेंगे। अपनी इक्वेशन क्या है, log 10 बेस x/m, ठीक है, 1/n log 10 बेस p, और मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस k। ये इक्वेशन है अपनी, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं 3 केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। पहला केस क्या है, अब केसेस कहाँ क्यों आ रहे हैं केसेस, देखिए यहाँ जो इतनी वैल्यू तो ठीक है, बात कर रहे हैं इस पार्ट की, k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। थोड़ा मैं ठीक से लिख रहा हूँ 10 बेस k। यहाँ जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का मुझे नहीं पता ये कांस्टेंट पॉजिटिव है या कहूँ एक तरह से कांस्टेंट 0 है या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, मुझे नहीं पता इस कांस्टेंट के बारे में। पता है क्या आपको कि कांस्टेंट क्या है, कितनी इसकी वैल्यू 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है या 0 है, नहीं पता। इतना ही पता है कांस्टेंट है,
अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम है तो भी कांस्टेंट ही कहलाएगा, 0 है तो भी कांस्टेंट ही कहलाएगा, और 1 से ज़्यादा तो भी कांस्टेंट ही कहलाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है वो अपने को नहीं पता। इसी वजह से यहाँ 3 केसेस जनरेट होते हैं और 3 केसेस से 3 अलग अलग ग्राफ्स आएंगे। ये जनरली आपको टीचर्स नहीं बता पाते हैं, एक एडवांस लेवल की चीज़ है। अगर आप सीख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा पहला केस ले रहा हूँ मैं, के की वैल्यू जब मैंने ले ली 0, ठीक है। जैसे मैंने के की वैल्यू 0 ली तो आपको पता है log 10 बेस के कितना हो जाएगा, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, log 10 बेस 0। और log 10 बेस 0 की वैल्यू कितनी होती है, खुद सोचिएगा कितनी होती है, वो वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बेसिस पर ग्राफ भी बनाना, उसके ग्राफ पे एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना कुछ इस टाइप की। मैं नेक्स्ट 2 केसेस बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ जो भी log 10 बेस के की वैल्यू आई 0 रखने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे रखना और एक ग्राफ प्लॉट करना, वो केस आप खुद से करना, ईजी है, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। केस सेकंड की अपन बात करते हैं। केस सेकंड अपना क्या है, केस सेकंड जो मैंने के की वैल्यू ले ली 1 से 0 से ज़्यादा, या कहूँ जनरली के की वैल्यू मैंने ले ली 1 से ज़्यादा मान लीजिए आप, ठीक है। जब के की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। चलिए पहला केस अपन एक काम कर लेते हैं, पहला केस अपन ले लेते हैं के इक्वल टू 1 ले लेते हैं अपन, ठीक है। जब के इक्वल टू 1 अपन लेंगे तो ये बन जाएगा log 10 बेस 1 बन जाएगा। log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 निकल के आती है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आ जाएगी, log 10x/m 1/n log 10 बेस p, ठीक है। अब कैसी इक्वेशन बन चुकी है एक्चुअल में, ये क्या आपका y है, ये आपका क्या है m है, ये आपका क्या आ जाएगा x। तो y इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन बन चुकी है। और इसके लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसके लिए ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, log 10 बेस x/m और log 10 बेस p के बीच का ग्राफ। और ग्राफ कैसा आएगा, एकदम सेंट्रल पॉइंट से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। कब, जब k की वैल्यू क्या हो, 1 हो। आई बात समझ में। केस सेकंड की अपन बात करते हैं, जब k की वैल्यू क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। जब k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो log 10 बेस k क्या होगा, k क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, k की वैल्यू 1 से ज़्यादा 1 से बड़ी है। तो जब k की वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ी है तो log 10 बेस k की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से बड़ी ही तो आएगी, सिंपल सी बात है। log 10 बेस k की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं अपन यहाँ से, या फिर मैं बोल सकता हूँ जनरली log 10 बेस k की वैल्यू आएगी 0 से बड़ी आएगी। या फिर आप ओवरऑल देख सकते हो कि जब k की वैल्यू पॉजिटिव है, 1 से बड़ी मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव तो log k की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। k की वैल्यू जब 1 से बड़ी है या कहूँ पॉजिटिव है, तो जब k की वैल्यू पॉजिटिव है तो log 10 बेस k भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो जब log 10 बेस k पॉजिटिव आएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अपन लिख सकते हैं एज इट इज़ यही इक्वेशन, log 10 x/m 1/n log 10 बेस p प्लस log 10 बेस k। यहाँ पे मैंने प्लस ही लगाया, माइनस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि log 10 बेस k की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में ही आ रही है। और ये ग्राफ अपने पीछे ड्रॉ किया ही है अभी भी, मैं डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, log 10 बेस x/m। तो वो जो ग्राफ आया था वो कब आया था, जब k की वैल्यू का 1 से ज़्यादा हो या फिर कहूँ k की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब जाके वो ग्राफ अपना बनता है, ठीक है। अपन डायरेक्ट उसको नहीं बना सकते जब तक अपने को ये नहीं पता हो कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 भी तो कांस्टेंट ही है, और 1 रखोगे तब तो ग्राफ ही लगा रहा है, ठीक है। तो वो जो ग्राफ अपने पीछे बनाया था कुछ इस तरीके का, ये ग्राफ तभी वैलिड है जब k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको कोई जनरली बताता नहीं है। तो यहाँ से जो इंटरसेप्ट आएगा वो log 10 बेस किया जाएगा, और जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/n। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इंटरसेप्ट तो है नहीं, इंटरसेप्ट तो 0 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप यहाँ भी 1/n ही आएगा, ठीक है। एक लास्ट केस और अपन देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड अपना क्या है, जब k की वैल्यू क्या हो, k की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो। जब k की वैल्यू क्या हो, 1 से कम। जब k की वैल्यू 1 से कम होगी तो भी ये जो मैं कह सकता हूँ कॉन्स्टेंट ही होगा कि, ठीक है। 0.5 है तो 0.5 भी कॉन्स्टेंट ही कहलाता है, 0.9 है तो वो भी कॉन्स्टेंट ही कहलाता है। तो जब k की वैल्यू 1 से कम होगी तो उस केस में log 10 बेस k क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। जब k की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी तो log 10 बेस k निकल के आता है आपका नेगेटिव में मान निकल के आता है। और जैसे log 10 बेस k नेगेटिव में मान आएगा तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पार्ट एज इट इज़, ये पार्ट एज इट इज़, और log 10 बेस k क्या बन चुका है, नेगेटिव बन चुका है। इस वजह से यहाँ पे प्लस नहीं आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। आई बात समझ में।
log 10 बेस के की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इस वजह से यहाँ साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो किस किस के बीच में, log 10 बेस x/m और log 10 बेस p के बीच का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके का आएगा। सारे ग्राफ है तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी क्या है, एज इट इज़ y आ रहा है, ये आपका m आ रहा है, ये आपका x है, लेकिन आगे इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। और नेगेटिव इंटरसेप्ट में जो एक लीनियर ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होता है। ये सब मैंने आपको मेरे फिजिकल केमिस्ट्री ग्राफिक जो भी मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करवाया उस क्लास में सब कुछ करवाया हुआ है आपको, तो वहाँ से आप देख लेना। कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ मिलता है ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको 3 बातें बोल सकता हूँ। अकेले इस कांस्टेंट k के बेस पर अपने पास 3 ग्राफ आ चुके हैं, जब k क्या हो, 1 हो, जब k 1 से बड़ा हो, और जब k क्या हो, 1 से छोटा हो, कम हो। तब हर कंडीशन में अपने को अलग अलग ग्राफ्स मिले। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ मुझे 3 टाइप के ग्राफ मिल चुके हैं। किस किस के बीच में, log 10 बेस x/m और log 10 बेस p के बीच में। एक ग्राफ कुछ मुझे ऐसा मिला, एक ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिला, और एक ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिला। 3 ग्राफ मुझे मिल चुके हैं। ये ग्राफ कब मिला, जो मुझे k की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। ये बात समझ में, k की वैल्यू बड़ी है 1 से, तभी तो ये ग्राफ आया था। पीछे आप चेक कर लेना। ये एकदम सेंट्रल पॉइंट से जाने वाला ग्राफ कब मिला, जब k की वैल्यू क्या है, 1 है। क्योंकि जैसे k की वैल्यू 1 रखोगे, जो log k है वो क्या बन जाएगा, 0, और सिर्फ एक इतनी ही इक्वेशन बचेगी, y = mx जैसी इक्वेशन बचेगी। और ये ग्राफ कब आया, जब k की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो। तो इस टाइप से 3 ग्राफ मिलते हैं अपने को, सिर्फ k की वैल्यूज़ के बेसिस पर ही। अपन ने ये k की वैल्यू अलग अलग क्यों ली, क्योंकि यहाँ का अपन आगे log लगा चुके हैं, और log वेरिएट होता रहता है, अलग अलग वैल्यूज़ के साथ साथ अलग अलग वैल्यूज़ रखता है। इसी वजह से अपन ने क्या किया, यहाँ log लगा हुआ इस k के आगे, ठीक है, तभी अपन ने क्या किया, k की अलग अलग वैल्यूज़ रखी हैं उसी के बेसिस पर। तो ये अपने को 3 ग्राफ मिलते हैं, log x/m और log p के बीच के। तो ये थी आपकी फ्रेंडलिच की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है एडजॉर्प्शन में, इसकी जो भी एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ आपने एडजॉर्प्शन वर्क करता है। तो जो डेली लाइफ में जैसे जो भी विस्मांगीय विक्रियाएँ होती हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होती हैं, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन है, तो अमोनिया के फॉर्मेशन में क्या होता है, अपन Fe या कहूँ फेरम मेटल का अपन यूज़ करते हैं। तो वो फेरम मेटल भी क्या है, उस अमोनिया या जो भी रिएक्टेंट्स आप ले रहे हो उन रिएक्टेंट्स की सरफेस पर जाके जमा हो जाता है, एडजॉर्ब होता है। तो वो जितनी भी हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होती हैं, विस्मांगीय विक्रियाएँ, वो अधिशोषण का ही उदाहरण होती हैं। और अपनी औषधियों में भी काफ़ी ज़्यादा एडजॉर्प्शन का यूज होता है, एडजॉर्प्शन फेनोमेनन का। और जो भी अपन BSc लेवल पे पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो उस क्रोमेटोग्राफी में भी एडजॉर्प्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और आप देख लेना जो भी अपने नोट्स में वहाँ पर इनकी बेसिक एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कैटलिस्ट या कैटालाइसिस स्टार्ट करेंगे, वो अपन सीखेंगे कि क्या कैटलिस्ट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।